हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है और उसका सूत्र कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ हम लोग अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ये सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो ये मज़ेदार क्लास का आनंद लेने के लिए हो जाइए तैयार। निकालिए भाई कापी और पेन। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाएंगे और साथ साथ चीज़ों को लिखते और समझते चलेंगे। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे अभिकेंद्र बल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको चीज़ें क्या क्या बताई हुई थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया रेखीय विस्थापन क्या होता है, ठीक है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध यस बराबर आर थीटा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध v बराबर आर ओमेगा। ये सब चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख लिए होंगे। इसके सब आपके यानी जो छोटी छोटी मात्रक हो गया, बीमा हो गया और इनके दिशा उषा कैसे क्या होती है, ये सब चीज़ आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या अभिकेंद्र त्वरण। तो हेडिंग डालेंगे पहले हम लोग कि अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। देखिए हमने आपको बता दिया था पहली वाली क्लास में। पहली वाली क्लास अगर नहीं देखे हैं तो पहली वाली क्लास को बढ़िया तरीके से देखें, उस चीज़ के हर एक पॉइंट को समझें, तब जाके आपको दूसरी क्लास का आनंद मिलेगा, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले अभिकेंद्र त्वरण में कि जब भी कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, क्या करता है, वृत्तीय गति करता है। तो जब वृत्तीय गति करता है तो हमने बताया कि जो वृत्तीय गति दो प्रकार की, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति होता है जिसमें वस्तु का वेग जो होता है समान होता है। तो हमने बताया जो वेग होता है वह कैसी राशि होता है, वेग सदिश राशि होता है। वेग कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। और सदिश राशि में क्या क्या होता है, दिशा और परिमाण होता है। क्या क्या होता है, दिशा और परिमाण होता है। सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और परिमाण होता है। तो हमने बताया कि भाई जब ये वेग है तो वेग की दिशा, तो यहाँ पे पिंड है, तो पिंड जब गति करेगा वृत्तीय पथ पर तो उसकी वेग की दिशा हर क्षण बदलेगी। वेग की दिशा क्या होगी, हर क्षण बदलेगी। लेकिन जो परिमाण है वह परिमाण यहाँ पे नहीं बदलने वाला है। परिमाण यहाँ पर नहीं बदलने वाला है, लेकिन क्या बदलने वाला है, यहाँ पे दिशा बदलने वाला है। तो जब दिशा बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि वेग परिवर्तन होगा। बात समझ रहे ना, मतलब भाई जब पिंड गति करेगा भाई वेग, परिमाण और दिशा दोनों चीज होता है। दोनों में से अगर एक बदला, दोनों में से कोई भी बदल गया तो समझो कि वो वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो जब कोई भी पिंड वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति करता है, उसके वेग का परिमाण बदले या ना बदले, वेग का परिमाण बदले या ना बदले, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है। ये तो बात कन्फर्म है मेरे भाई। मैंने बताया कि जो परिमाण है वह बदले या ना बदले, भाई जरूरी नहीं है कि बदले, बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता है। लेकिन परिमाण बदले या ना बदले, परंतु दिशा क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। दिशा क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। जब दिशा बदलेगी मतलब वेग बदलेगा। जब वेग बदलेगा मतलब वेग परिवर्तन होगा। जहाँ वेग परिवर्तन हुआ वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। जहाँ पे वेग परिवर्तन हुआ वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। तो कहने का मतलब है वृत्तीय गति करते पिंड की वेग का परिमाण बदले या ना बदले, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है। और इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। तो डिफिनीशन क्लियर हुई, कुछ कुछ मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देख भाई ये वृत्तीय गति हो गया, मान चलो अगर पिंड यहाँ पर है तो पिंड के वेग की दिशा ये हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर रहेगा पिंड तो इसके वेग की दिशा कुछ यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे पिंड है तब भी इसके वेग की दिशा, ये देखो ये स्पर्श रेखीय होता है वेग। वेग क्या होता है, स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल जिसे बोलते हैं ना, टेंजेंशियल। ये देखो ये स्पर्श रेखीय ऐसे हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे रहेगा इसकी वेग की दिशा कुछ ऐसे। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ये क्या दिखा रहा है, ये सब वेग की दिशा दिखा रहा है। ये सब क्या दिखा रहा है, वेग की दिशा दिखा रहा है ना। ठीक, ये वेग की दिशा है। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई पिंड क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति करेगा तो उसके वेग का परिमाण बदले या ना बदले, परंतु दिशा क्या होगी, लगातार बदल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पिंड है तो यहाँ पे दिशा, यहाँ पे रहेगा इधर दिशा, यहाँ पे है तो इधर दिशा, यहाँ पे तो इधर दिशा, इधर भी हो सकती है यार, ये तो अपने ऊपर है ना।
ये तो अपने ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। जब दिशा बदलेगी तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो उस त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अच्छा, अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होती है वह किधर होती है, केंद्र की ओर होती है। मतलब ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, अभिकेंद्र की दिशा। अच्छा, अभिकेंद्र त्वरण को ए आर से लिखा जाता है, इसे त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं त्रिज्य त्वरण, क्योंकि यह त्रिज्या की ओर होता है। अभिकेंद्र त्वरण त्रिज्या की ओर होने की वजह से, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा त्रिज्या की ओर होने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। तो पिंड यहाँ पर है, वेग की दिशा ये, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा ये। अगर यहाँ पे रहेगा तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा ये हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा ये और वेग की दिशा ये। यहाँ पर रहेगा तो ये दिशा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना भाई, एकदम समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, वेग की दिशा, ये हो गया त्वरण की दिशा। तो आप देख रहे हैं जो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा है वह क्या है, केंद्र की ओर है, लेकिन वेग के क्या है, लंबवत है। वेग ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वेग के क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। तो भाई अब डेफिनेशन इसकी कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे कि वृत्तीय गति करते पिंड का ना, तो हम लोग इसकी डिफिनीशन कैसे लिखने वाले हैं, वृत्तीय गति करते पिंड का, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वृत्तीय गति करते पिंड के, मतलब पिंड हमारा क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है ना, वृत्तीय गति करते पिंड के वेग का परिमाण और दिशा, ये सब आप लोग बहुत बढ़िया जानते होंगे। वृत्तीय गति करते पिंड के वेग का परिमाण बदले या न बदले, परंतु दिशा क्या होती है, परंतु दिशा आप देख भी रहे हो, दिशा क्या हो रही है, लगातार बदल रही है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। क्या होती है, दिशा लगातार बदलती रहती है। मतलब जब भी कोई पिंड क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा, तो उसकी वेग का परिमाण रहेगा वो बदले या ना बदले, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है। और इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न त्वरण को, और इस वेग परिवर्तन, भाई वेग परिवर्तन हुआ ना, काहे परिवर्तन हुआ, काहे की दिशा बदल रही है, और इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न त्वरण को, किसको, उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अच्छा, इस अभिकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होती है, वृत्त के केंद्र की ओर और पिंड के वेग के लंबवत होती है। ये भी चीज पॉइंट भाई कर सके, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे कि अभिकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होती है, वृत्त के केंद्र की ओर तथा जो वेग है वेग के लंबवत होती है, ठीक है। इस बात को हम लोग पॉइंट करके लिख सकते हैं, क्या कि अभिकेंद्र त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर, भाई मेरे जब वृत्त के केंद्र की ओर होगा ना तो ये अपने आप वेग के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ये चीज आप दिख रहा है यहाँ पे ना, वृत्त के केंद्र की ओर तथा वेग के लंबवत होती है, अच्छा, अभिकेंद्र त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। त्रिज्य त्वरण काहे को कहते हैं, त्रिज्य त्वरण इसलिए कहते हैं काहे कि ये क्या होता है, त्रिज्या की ओर होता है। त्रिज्या की ओर होने के कारण अभिकेंद्र त्वरण जो होता है वह त्रिज्या की ओर होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य त्वरण कहते हैं। और त्रिज्य त्वरण कहते हैं इसीलिए इसको ए मतलब एक्सीलरेशन, आर मतलब रेडियस, इसीलिए इसे ए आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इस चीज को भी पॉइंट करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण को
त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। इसलिए इसे या इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसीलिए इसे ए आर से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे ए आर से प्रदर्शित करते हैं। बात कन्फर्म हो गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ समझने में नहीं होगी कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हमने लिखा हुआ है, क्या चीज़ें आपको समझाया हुआ है। ठीक है भाई, इतना ये रहा आपका अभिकेंद्र त्वरण। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कैसे निकाला जाता है। अभिकेंद्र त्वरण का भाई सूत्र हम लोग निकालेंगे, ए बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ये अब हम लोग सूत्र निकालेंगे कि अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर का निगमन। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र या अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र का निगमन। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। ठीक, इतना चीज़ आप लोग भाई नोट कर लो। नोट हो गया है, हटा दे सर, हटा दीजिए एकदम। चलो भाई, अब लोग हम हेडिंग क्या डालेंगे, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। अब देखो भाई, अभिकेंद्र त्वरण ये फिगर आप लोग बना लेंगे ना, और अभिकेंद्र त्वरण का जब सूत्र निकालेंगे उसमें एक फिर फिगर बनाएंगे, उसको फिगर बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखेंगे सामने, ये वाला फिगर प्यारा सा फिगर, ये फिगर भाई आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या है। ठीक है, कैसे कैसे क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अब हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। ठीक, फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला कैसे निकाला जाएगा, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए भाई, अभी हमने आपको एक वृत्त बनाया था। ठीक है, फिर एक बार वृत्त बनाते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा वृत्त, मतलब कोई पिंड है, वह पिंड क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। कोई पिंड क्या कर रहा है भाई, वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक ना, कोई पिंड है, वह पिंड हमारा क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। तो मान लेते हैं कि जब पिंड यहाँ पर है, ठीक है, एक बार यहाँ पर है और कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, इसका सेंटर ये, वृत्त का सेंटर ये हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये हमारा कहलाएगा त्रिज्य सदिश, ये भी हमारा कहलाएगा त्रिज्य सदिश, इसमें कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्य सदिश को हम लोग वेक्टर आर से लिखते हैं, त्रिज्य सदिश को किससे लिखते हैं, वेक्टर आर से लिखते हैं। जब यहाँ पे पिंड रहेगा, जब यहाँ पे पिंड रहेगा, ठीक है, तो उसके वेग की दिशा कुछ ये स्पर्श रेखी, ये हो गया इसका v1 की दिशा। ठीक है, या v मान लेते भाई इसका, क्यों, इसका परिमाण बदल नहीं रहा है, परिमाण क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा है। क्या बदल रहा है, केवल दिशा बदल रहा है, इसलिए हमने इसको वेग को क्या माना हुआ है, v मान लिया है। ठीक ना। अच्छा, जब यहाँ पे रहेगा उसके वेग की दिशा कुछ ये इस तरीके से हो जाएगी, वेग क्या हो जाएगा इसका, v हो जाएगा। इतने में समझने में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। अगर इसको बात करें भाई, हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सर कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन क्या होता है, थीटा होता है। कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन क्या होता है, थीटा होता है। कोणीय विस्थापन डिफिनीशन बताया गया है बढ़िया से आपको। ठीक है, वही चीज़ बार बार बताएंगे, मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो क्या कहलाएगा, ये रेखीय विस्थापन कहलाएगा। और रेखीय विस्थापन को हम लोग किससे लिखते हैं, रेखीय विस्थापन को हम लोग जो है यश से लिखते हैं। यश क्या हो गया इसका, ये रेखीय विस्थापन हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको इतनी चीज़ समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ये फिगर कैसे बना हुआ है, हमने क्या मान लिया है, कोई पिंड है, वह पिंड क्या कर रहा है कि कोई वृत्तीय गति कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, जब पिंड, अच्छा ओ यहाँ पे पी ले लेते हैं और यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। जब पिंड पी पर है तो उसका वेग क्या है, वी है। ठीक है, उसकी त्रिज्य सदिश क्या है, वेक्टर आर है। जब क्यू पे पहुँच जाता है तो उसका जो है वेग तभी भी, क्योंकि भाई वेग हमारा क्या है, बदल नहीं रहा है, और त्रिज्य सदिश क्या है, वेक्टर आर ही है। और ये यश क्या है हमारा, रेखीय विस्थापन है। थीटा क्या हमारा, कोणीय विस्थापन है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अच्छा, अब जो चीज़ हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, अगर हम लोग जो है इस वेग को, यानी जो हमने वेग हमारा P से है और Q से है, अगर उसको हम लोग एक ही बिंदु से खींचें, देखो भाई जरा इस फिगर के नीचे बना सकते हैं, या तो पहले आप यहाँ पे फिगर इस बनाएं और इसके बगल में ये वाला फिगर जो बना रहा हूँ नीचे वाला। देखो भाई, हमने क्या बताया, जो वेग है उस वेग को अगर मैं एक ही बिंदु से खींचूं, देखो भाई ये गया वेग इधर v वाला, ठीक है, और ये वाला वेग एक ही बिंदु से हमने खींच दिया, ये भी हमारा क्या है, v हो गया। तो जो अगर तब इन दोनों का जो होगा, ये देखो ये वाला, इसे हम लोग क्या कह देंगे, डेल्टा v कह देंगे।
इसे हम लोग क्या कह देंगे, डेल्टा वी कह देंगे, ठीक ना। ये ओ पी क्यू त्रिभुज है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये कोण थीटा है, तो यहाँ भी ये कोण क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। अच्छा अब आप ध्यान से अगर देखो, आपको ओ पी क्यू और ए बी सी, ओ पी क्यू और ए बी सी दोनों त्रिभुज क्या दिखेंगे, सर्वांग सम दिखेंगे। क्या दिखेंगे, सर्वांग सम। ये नाम तो आप पहले सुने होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम नाम सुनिए ना, सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, सर्वांग सम है। अच्छा सर्वांग सम होता क्या भाई, सर्वांग सम ये है अगर उसके तीनों भुजा या तो तीनों कोण या तो दो भुजा एक कोण या तो दो कोण एक भुजा अगर इस टाइप से बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुज के, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। अच्छा मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, इनका कोण आपस में बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर देखें भाई इसको क्या v के रूप में लिया गया है, तो वे ये v है, ये v है, इसके बीच का कोण है। मतलब ये दोनों भुजा ये कोण, ये दोनों भुजा ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर होने की वजह से ये त्रिभुज यानी ओ पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। जब त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, उसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है दोस्त, उसको समझना केवल, बस आपको तो ये तो क्लियर हो गया ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन आप लोग समझे भाई। वह कंडीशन आपकी यह है, वह कंडीशन आपकी क्या है, यह है कि अगर देखिए भाई ये वाला अगर हम कोण लेंगे, ठीक है, ये वाला कोण यहाँ पे लेंगे तो वही कोण यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये अगर ये कोण लेंगे, इसके सामने भुजा ये, तो उसके सामने की भुजा यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद अगर ये वाला लेते हैं, इसके सामने का कोण, अगर जैसे ये कोण लेंगे, इसके सामने की भुजा ये, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये कोण लेंगे तो वही कोण यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जो कोण यहाँ पे लेना वही कोण यहाँ पे लेना है, ठीक। अच्छा कोण लेना है, कोण लिया नहीं जाता, बस कोण मान लेंगे, उसके सामने की भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू, ये त्रिभुज का सिंबल है ना, त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हैं, ठीक है। कैसे त्रिभुज हैं, सर्वांगसम त्रिभुज है। जब सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो इस थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई भाई, यस बटे इस थीटा के सामने भुजा क्या हो गया, डेल्टा वी, यस बटा डेल्टा वी बराबर। अच्छा अगर यहाँ पे मैं ये कोण ले रहा हूँ, इसके कोण के सामने एक भुजा क्या है, आर है, तो आर बटे इस यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ये कोण होगा भाई, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो चाहे आप ये वाला लो चाहे ये वाला लो, अगर इसमें ये वाला लोगे तो इसमें भी चाहे जो ले सकते हो, क्योंकि बराबर भुजा है ना, बराबर भुजा है। अगर यही भुजा बराबर नहीं होती तब तो हमें और ध्यान से लेना पड़ता। तो कहने का मतलब अब हम लोग क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे, ठीक। क्या ले लेंगे हम लोग, वी ले लेंगे, ठीक है। हमको क्या चाहिए, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र चाहिए, मतलब हमें डेल्टा वी एक साइड करना है। तो डेल्टा वी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से डेल्टा वी, अच्छा डेल्टा वी को हम लोग यहाँ भेज दें, डेल्टा वी को हम लोग वहाँ भेज देते हैं ना, डेल्टा वी को यहाँ भेज दें, तो डेल्टा वी इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू वी, ठीक है। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर हो जाएगा एस इंटू वी अपान आर, एस इंटू वी अपान आर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको त्वरण के रूप में बनाना है। किस में बनाना है, त्वरण के रूप में बनाना है। त्वरण ये तभी बनेगा जब इसमें हम क्या करेंगे, टी से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, टी से भाग दे देंगे। तो क्या ले देंगे, दोनों पक्षों में टी से भाग देने पर। बहुत ही प्यारा सा है यार, कुछ नहीं है, दोनों पक्षों में बस वही जो आपको त्रिभुज समझना था वो आप लोग समझ गए होंगे, बस वही है और कुछ है नहीं। दोनों पक्षों में क्या करने पर, स्मॉल टी से भाग देने पर, दोनों पक्षों में स्मॉल टी से भाग देने पर, जब स्मॉल टी से हम लोग भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बटा टी बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, v अपान आर इंटू एस अपान टी, v अपान आर इंटू एस अपान टी। डेल्टा वी अपान टी मेरे भाई वेग परिवर्तन बटे दर, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और त्वरण को हम लोग किससे लिखते हैं, त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं, त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ए बराबर v बटे आर और यस बाई टी। यस मतलब क्या है, यस मतलब है विस्थापन, यस मतलब क्या है, विस्थापन, और टी मतलब क्या है, समय। विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है,
वेग कहलाता है। विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो बगल में मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ कि यस मतलब विस्थापन, टी मतलब समय, विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाएगा। ठीक है, वेग और समय का अनुपात क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। वेग और समय का अनुपात त्वरण कहलाता है, विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है। ठीक है, सब छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज बातें हैं। ठीक है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? v²/r। ए बराबर हमारा क्या हो गया? v²/r। इसी की हमें तलाश थी, ये हमें मिल गया। ठीक ना, ए बराबर v²/r। अच्छा, हमने एक और फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग जब यहाँ पे लिखे थे ना, ए बराबर v²/r या r ω²। अच्छा, r ω² कब बनेगा? r ω² कब बनेगा मैंने आपको बता के रखा हुआ है। v मतलब रेखी वेग, और एक होता था आपका ओमेगा, ओमेगा मतलब कोणीय वेग। रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध हमने बता के रखा हुआ है। तो क्या संबंध था? सिंस v बराबर r ओमेगा, सिंस v बराबर r ओमेगा, मतलब हम लोग v की जगह पे क्या रखने वाले हैं? r ओमेगा रखेंगे। तो r ओमेगा रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a बराबर v की जगह पे r ओमेगा का होल स्क्वायर बटे r, एक आर से कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा? r ओमेगा स्क्वायर। ए बराबर r ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो प्यारे सूत्र मिल गए हमको। ठीक है, इन सूत्र पे हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। फिलहाल न्यूमेरिकल जब लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको जो है, चीज़ें कैसे कैसे निकाली गई हैं, कैसे डेरिवेशन हुआ है, ये चीज़ आपको समझना था। ठीक है, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। बस केवल आप लोग ये देखना है कि यहाँ पे जब P पर था तो वेग यहाँ पे V, वेग यहाँ पे हमारा वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, बदल रहा है क्या? केवल दिशा बदल रही है। मतलब दिशा बदल रही है तो वेग परिवर्तन हो रहा है, और इस वेग परिवर्तन से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर होती है। ठीक है, इसीलिए मतलब त्रिज्या की ओर होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। त्रिज्य त्वरण कहने की वजह से इसको हम लोग AR से प्रदर्शित करते हैं। तो आप AR से प्रदर्शित करते हैं, चाहे उसे AR से लिखो चाहे A से लिखो, दोनों बात एक ही है। तो हमने यहाँ पे A से लिखा हुआ है ना, त्रिज्य त्वरण को A से लिखा हुआ है। ठीक है, A बराबर v²/r, इसको A बराबर v²/r को हम लोग क्या कह सकते हैं? अभिकेंद्र त्वरण और रेखीय वेग में संबंध। अभिकेंद्र त्वरण और रेखीय वेग में संबंध अगर पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ तक निकालोगे। अगर भाई आपसे पूछ लिया जाए अभिकेंद्र त्वरण और कोणीय वेग में संबंध, अभिकेंद्र त्वरण और कोणीय वेग में संबंध, तो A बराबर r ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, चलिए भाई इतना आप लोग नोट कर लो, इतना नोट कर लो। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक ना, मीठा उठा दें। चलो भाई, आगे हम लोग देखने वाले हैं स्पर्श रेखित त्वरण। ठीक ना, स्पर्श रेखित त्वरण क्या होता है? तो ये था अभिकेंद्र त्वरण का। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्पर्श रेखित त्वरण क्या होता है। ठीक ना, तो अब हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? स्पर्श रेखित त्वरण। अब देखो भाई, स्पर्श रेखित त्वरण क्या होता है? पहली बार नाम सुने हो ना कि सर गुत्ती त्वरण नाम सुने, अभिकेंद्र त्वरण नाम सुने, या स्पर्श रेखित त्वरण कौन सा होता है? भाई ये भी होता है। अच्छा, अब देखो स्पर्श रेखित त्वरण में समझने की कोशिश करो। अभी तक हमने क्या बताया कि हमारा जो पिंड है वह वृत्तीय गति करेगा, तो ऐसे वृत्तीय गति करेगा, ऐसे वेग के अंतर गति करेगा जिसके वेग का परिमाण नहीं बदलेगा। लेकिन स्पर्श रेखित त्वरण में वेग का परिमाण भी बदलेगा। दिशा तो बदलवे करती थी, अब क्या बदलेगा? अब की बार वेग का परिमाण भी बदलेगा। वृत्तीय गति पिंड हमारा करेगा, और उस वृत्तीय गति के दौरान पिंड का वेग जो नहीं बदलता था, अब की बार क्या होगा? वेग का परिमाण भी बदलेगा। मतलब वेग का परिमाण बदलेगा और दिशा भी बदलेगा। जब वेग का परिमाण बदलेगा, देखो भाई जरा, जब वेग का परिमाण बदलेगा, देखिए जैसे हमने क्या कर दिया, ये कोई वृत्तीय पथ खींच दिया, तो यहाँ पे अगर पिंड है, यहाँ पे पिंड है तो इसके वेग की दिशा कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर पिंड है इसके वेग की दिशा कुछ ऐसे हो गई, यहाँ पे अगर पिंड है इसके वेग की दिशा कुछ ऐसे हो गई, यहाँ पे अगर पिंड है इसके वेग की दिशा कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये हम लोग जानते थे। लेकिन अब की बार अगर जब पिंड वेग बदलेगा, तो वेग बदलेगा, तो कहने का मतलब है कि जब वेग बदलेगा तो इस वेग बदलने की वजह से एक त्वरण उत्पन्न होगा। उसी त्वरण को हम लोग स्पर्श रेखित त्वरण कहते हैं। स्पर्श रेखा की दिशा में, ठीक ना, स्पर्श रेखा की दिशा में जो त्वरण उत्पन्न हो गया वही त्वरण क्या कहलाता है? स्पर्श रेखित त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्र त्वरण क्या कहलाता था? जो केंद्र की ओर लगता था और उस दरमियान पिंड के वेग का परिमाण नहीं बदलता था। लेकिन स्पर्श रेखित त्वरण में स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा की दिशा में भी वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है। स्पर्श रेखा की दिशा में क्या हो रहा है? वेग बदल रहा है। तो कहने का मतलब जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो पिंड का परिमाण क्या हो रहा है? बदल रहा है। और
पिंड का जब परिमाण बदलेगा तो इस वेग परिवर्तन से, ठीक है, इस वेग परिवर्तन से उसके स्पर्श रेखा की दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होगा, उसके स्पर्श रेखा की दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं। तो स्पर्श रेखी त्वरण को हम लोग किसे लिखते हैं, ए टी से लिखते हैं। ए मतलब त्वरण और टी मतलब टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का हिंदी होता है स्पर्श रेखी या स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की दिशा में, तो अब ये स्पर्श रेखा की दिशा में है तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है ये वेग की दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा। तो अभी आपने देखा कि जो अभिकेंद्र त्वरण था, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर थी, केंद्र की ओर थी। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर, और इसे हमने लिखा था ए आर से। और ये स्पर्श रेखी त्वरण है, स्पर्श रेखी त्वरण की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में, मतलब जो वेग होगा स्पर्श रेखी वेग, भाई मेरे ये वेग है, ये वेग की दिशा में क्या होगा, आपका स्पर्श रेखी त्वरण हो जाएगा, ठीक। अब आप देख रहे हो कि हमने अभी बताया था कि आपका जो ए मतलब स्पर्श अभिकेंद्र त्वरण और यहाँ पे वेग था, ये दोनों क्या होते हैं, दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अब इसी वेग की दिशा में ये क्या है, स्पर्श रेखी त्वरण है। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये त्रिज्य त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण अब लंबवत होगा किसके, स्पर्श रेखी त्वरण के। मतलब अभिकेंद्र त्वरण और ये कौन सा, स्पर्श रेखी त्वरण, दोनों क्या है तो होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एक सदिश ये, एक सदिश ये, इन दोनों का जो परिणामी होगा वह परिणामी इधर कहीं बीच में होगा। ये परिणामी क्या होगा, बीच में होगा। तो ये ए आर है, ये टी है, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। ये हमारा क्या आ गया, परिणामी सदिश आ गया। ये क्या आ गया, इन दोनों का परिणामी सदिश आ गया। अगर हम बात करें ए आर और ए टी के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, लंबवत हैं। ए आर और ए टी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो आप लोग पहले क्या करोगे, स्पर्श रेखी त्वरण की डिफिनीशन लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखी त्वरण की डिफिनीशन लिखेंगे, तब जाके ये फिगर बनाएंगे, ठीक है। स्पर्श रेखी त्वरण, स्पर्श रेखी त्वरण का इंग्लिश जो होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक ना। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डिफिनीशन हमारी क्या हो जाएगी भाई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ये वृत्ति गति करते पिंड के ना, वृत्ति गति, यदि वृत्ति गति करते पिंड का वेग, ठीक ना, यदि वृत्ति गति करते पिंड का वेग, भाई मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो ना। यदि वृत्ति गति करते पिंड का वेग, पिंड का वेग, यहाँ पे क्या होगा, पिंड का वेग बदलेगा, ठीक है। कहने ठीक ना, वेग में कौन सा परिमाण बदलेगा। यदि वृत्ति गति करते पिंड का वेग लगातार बदल रहा हो, ठीक है। बदलने को तो दिशा बदलने पर भी बदलता है, लेकिन यहाँ पे परिमाण भी बदल रहा है, ठीक ना। वृत्ति गति, यदि वृत्ति गति करते पिंड का वेग लगातार बदल रहा हो तो इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न, तो इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण, किधर, स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण। तो इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण, स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में, तो इस वेग परिवर्तन से उत्पन्न स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण को, ठीक ना, स्पर्श रेखा की दिशा में, तो उत्पन्न स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण को स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं। स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं, ठीक ना। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं। अच्छा, स्पर्श रेखी त्वरण को हम लोग किससे लिखते हैं, इसे ए टी से, ठीक ना। टी का है भैया, अरे टी मतलब टेंजेंशियल यार, टी मतलब टेंजेंशियल। तो क्या करेंगे, इसे ए टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, ये परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बनाएंगे। अब फिगर बनाने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो ए होगा, ए मतलब परिणामी, अरे यार दो वेक्टर पढ़े हो, ये वेक्टर सपोज दैट कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर ने, वेक्टर ए और भैया वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी होता था, ये परिणामी आर नहीं होता था, आर, ठीक है। और इस आर का परिणामी निकालने के लिए हम लोग निकालते थे आर बराबर कर्डिया में, ठीक है, याद आ रहा है नहीं,
आर बराबर करड़ी में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा कोई पूछे तो क्या था, तो आप लोग बताते थे कि थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोण है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो वही हाल तो यहाँ भी है। तो यहाँ पे आर का काम ए कर रहा है बेचारा, और ए और बी का काम ए आर और ए टी कर रहा है। इनके बीच का कोण जो थीटा है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परिणामी त्वरण क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे हम लोग, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण क्या, स्मॉल ए बराबर करड़ी में, ठीक ना, करड़ी में क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2AR AT कॉस 90 डिग्री। कहाँ है भैया 90 डिग्री, लंबवत है यार, लंबवत है ना, तभी तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान लड्डू होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक, तो इस पे भाई हम लोग क्या है प्यारा न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, ये सब चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद एक न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम लोग केवल न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक ना, कुमार मित्तल की काफ़ी न्यूमेरिकल को छापने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है और अभिकेंद्र त्वरण क्या है, और दोनों की चीज़ें कैसे कैसे हैं, मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश पूरी की है। ठीक है भाई, तो आप लोग इतना नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट हो गया होगा। ठीक है, नोट हो गया, मिटा दें, चलिए भाई मिटाते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। ठीक ना, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र मतलब अभि माने दिशा में और केंद्र माने केंद्र की, तो केंद्र की दिशा में एक बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। केंद्र की दिशा में एक बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है ना भाई, बात समझ आ गई। तो अभिकेंद्र बल क्या है, जो केंद्र की दिशा में, जो केंद्रवा की दिशा में जो बल लगता है, वही बल हमारा क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। ठीक ना, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सीलरेशन नहीं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ठीक, तो अभिकेंद्र बल क्या हो गया, जब कोई भी पिंड वृत्तीय गति करता है, क्या करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उस पिंड पर, ठीक ना, उस पिंड पर केंद्र की ओर को लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा कोई पिंड है, क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वृत्तीय गति कर रहा है। जब वृत्तीय गति करेगा तो इसके वेग की दिशा इसके स्पर्श रेखीय होता है, वेग की दिशा क्या होता है, इसके स्पर्श रेखीय होता है। ये तो हमारा हुआ इसके वेग की दिशा। तो इस पे एक त्वरण काम करता है भाई, काहे त्वरण काम करता है, कहाँ से वेग इसका बदल रहा है, कैसे पता चला वेग बदल रहा है, मेरे भाई परिमाण बदले ना बदले, लेकिन इसका वेग दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब दिशा बदला तो वेग बदला, वेग में परिवर्तन हुआ, जब वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। और उसी त्वरण को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण बोलते हैं। और उसकी दिशा किधर होती है, केंद्र की ओर होती है, और उसे हम लोग ए आर से या केवल ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है इतना, अभिकेंद्र त्वरण। अच्छा, तो अब देखो जब केंद्र की ओर त्वरण लग रहा है, तो जिस दिशा में त्वरण लगता है उसी दिशा में एक बल लगता है, उसी दिशा में क्या लगता है, एक बल लगता है, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो डिफिनीशन हम लोग क्या लिख देंगे कि वृत्तीय गति करते पिंड पर, वृत्तीय गति करते पिंड पर केंद्र की ओर को लगने वाले बल को, केंद्र की ओर को लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। केंद्र की ओर को लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन लिखते हैं, फिर इसका सूत्र ड्राइव करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। ठीक है, मजा आ जाने वाला है। क्या लिखेंगे भाई, वृत्तीय गति करते, वृत्तीय गति करते, वृत्तीय गति करते किसी पिंड पर, किसी पिंड पर, किसी पिंड पर केंद्र की ओर को लगने वाले बल को, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर को लगने वाले ना, केंद्र की ओर को लगने वाले, केंद्र की ओर को लगने वाले बल को, ठीक ना, वृत्तीय गति करते किसी पिंड पर केंद्र की ओर को लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई, अभिकेंद्र बल क्या होता है।
अच्छा, अभिकेंद्र बल का अगर सूत्र हमको निकालना हो तो भाई हम लोग पढ़े हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे त्वरण की दिशा पे त्वरण की जगह पे क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। त्वरण की जगह पे क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, हमको पता है बल बराबर क्या होता था, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण की जगह पे क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। अभी हमने आपको अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र बता के रखा है क्या, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब भाई सूत्र बताए ना, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, ए अभिकेंद्र त्वरण है, वी क्या है, रेखीय वेग है, वी क्या है, रेखीय वेग है, आर क्या है, उस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है। यहाँ पे आर वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, ये हमने सूत्र भी आपको बताया, ताज़ा ताज़ा बताया है ना। ठीक है, बासी नहीं हुआ है, ताज़ा ताज़ा बताया है और ये चीज़ आपको समझ में आया है। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो ये दोनों रखेंगे ना, एक बार ये वाला एक बार ये वाला, दोनों पर रख करके एक फार्मूला निकाल देते हैं यफ के रूप में। तो यफ बराबर यम, ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण की जगह पे वी स्क्वायर बाई आर रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो है या यफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपके सामने दो सूत्र फाट पड़ के निकल आया है, दो सूत्र सामने आपके प्रस्तुत हो गया है। कौन कौन सा सूत्र है, यह बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, यह अभिकेंद्र बल का सूत्र है, यह बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर और यह बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो सूत्र हैं किसके, अभिकेंद्र बल के सूत्र हैं। किसके सूत्र हैं ये, अभिकेंद्र बल के सूत्र हैं। ठीक ना, अभिकेंद्र बल क्या होता है, सूत्र कैसे निकाला गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभिकेंद्र बल किस दिशा की तरह होती है, केंद्रमय की ओर होती है। केंद्रमय की ओर की दिशा या केंद्र की ओर को लगने वाले बल क्या कहलाते हैं, अभिकेंद्र बल कहलाते हैं। केंद्र की ओर या केंद्र की दिशा में या अभिकेंद्र त्वरण की दिशा में लगने वाला बल क्या है, अभिकेंद्र बल है। यफ बराबर यम वी स्क्वायर बाई आर या यम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभिकेंद्र बल के उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे इस नेचर में, दैनिक हमारे इस नेचर में जो है अभिकेंद्र बल के क्या क्या उदाहरण होते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छा भाई देखो जरा, पहला उदाहरण तो यही है कि जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाओं में भी क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। आप सोचोगे यार सर प्राकृतिक घटनाओं में कैसे अभिकेंद्र बल हो गया। मेरे भाई आप लोग कभी भी देखे हो, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी माता किसके चक्कर में पड़ी है, सूर्य के चक्कर में पड़ी है, और पृथ्वी के चक्कर में कौन पड़े हैं, चंद्रमा पड़े हैं। तो ये जो पड़े हैं ना, कहने का मतलब है ये जो सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर कौन गति कर रही हैं, पृथ्वी जी। ठीक है, इनके पीछे पड़ी हैं। तो जब ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक ना, तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है सूर्य का यानी सन का, ठीक ना, तो इनको चक्कर लगाने के लिए यानी इनको वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए इनके बीच में कौन सा बल ऐसा होता है जो उत्तरदायी होता है, कौन सा बल सहायक होता है कि जो इनको भाई वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। कभी कभी एक नंबर पूछ जाता है कंपटीशन लेवल में, ठीक ना, कि पृथ्वी अगर वृत्तीय गति कर रही है तो वह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करने के लिए उसको कौन सा बल सहायक होता है, कौन सा बल सहायक होता है। तो यहाँ पे जो बल सहायक होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही इस पृथ्वी और सूर्य को क्या मिलता है, अभिकेंद्र बल मिलता है, और इसी कारण जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो पहला आप क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति। ठीक है, परमाणु होते हैं जो हमारे, परमाणु जिसे मान के चले भाई कोई परमाणु है, उस परमाणु में हमारे क्या होते हैं, नाभिक होता है। यहाँ पे नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनियमित और अनियंत्रित गति करते रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं तो उनको वृत्तीय गति जो है इन नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है। किससे मिलता है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल से और यहाँ वैद्युत आकर्षण बल से, वैद्युत आकर्षण बल से जो है यहाँ पे क्या मिलता है, इनको बल मिलता है। और इसी बल से क्या करते हैं भाई, इनकी चारों तरफ इनके चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभिकेंद्र बल के उदाहरण में दो उदाहरण पहले टपका दो भाई, दो उदाहरण को क्या टपका देना है। पहला प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति, ठीक ना, प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति जो होती है उसमें भाई हमारा कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है। दूसरा परमाणुओं में गति कह सकते हो, परमाणु में गति, ठीक ना, परमाणु में वृत्तीय गति कह सकते हो। अच्छा, तीसरा हम लोग कह सकते हैं जो कोई सड़क का मोड़ हो ना, साइकिल को सब लोग चलाते हो, कितनी बार गिरे उड़े भी होगे ना, ठीक है, याद होगा।
तो जब हम लोग साइकिल की चलाते हैं तो मोड़ पर मुड़ते हैं, तो मोड़ पर मुड़ने के लिए भी हमको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। मोड़ पर मुड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। देखो भाई, जैसे मान के चलो कि ये हमको इधर मुड़ान है, ये हमको ऐसे क्या करना है, मुड़ना है, ठीक ना। तो देखो जहाँ पे ये अभिकेंद्र बल काम करता है, ठीक, अभिकेंद्र त्वरण काम करता है। अभिकेंद्र त्वरण किधर काम करता है, हमेशा केंद्र की ओर काम करता है। जो केंद्र की ओर काम करता है उधर की तरफ हमारी जो सड़क होती है वह सड़क कुछ झुकी होती है, जैसे ठीक ना, यहाँ की तरफ सड़क हमारी क्या रहेगी, कुछ झुकी रहेगी, और इधर की सड़क हमारी क्या रहती है, कुछ उठी रहती है। तो सड़क हमारी जो झुकी रहती है वह किधर को झुकी रहती है, जिधर हमारा जो है मोड़ होता है, जिधर हमारा मोड़ होता है, जिधर हमारा अभिकेंद्र त्वरण काम करता है, उधर की तरफ हमारी सड़क क्या होती है, झुकी होती है। तो जब हम लोग साइकिल को मोड़ते हैं, ठीक ना, साइकिल को क्या करते हैं, मोड़ते हैं, ठीक है, साइकिल क्या करते हैं, मोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें इस साइकिल के टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से, किसी भाई घर्षण बल से हमको क्या मिलता है, यहाँ पे अभिकेंद्र बल मिलता है। यहाँ पे अभिकेंद्र बल कहाँ से मिला भाई, साइकिल के टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल की वजह से, लगने वाले घर्षण बल की वजह से हमको क्या मिला, यहाँ पे अभिकेंद्र बल मिला, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तब मुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि जब हम लोग मोड़ पर मुड़ते हैं तो जब मोड़ पर मुड़ते हैं तो हमारे जो गाड़ी का कौन सा पहिया उठता है। देखो भाई, ये झुका हुआ है ना, इधर नहीं उठता है, जो झुका होता है उधर उठता है। हाँ समझो, जो झुका होता है उधर का उठता है। अगर देखो ये झुका हुआ है, ये उठेगा, इधर की तरफ उठेगा। अगर उधर वाला उठता तो भाई ये पहले से झुका है, ये वाला उठ जाए तो गाड़ी तुम पलट जाए, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे ये पहले से झुका हुआ है, पहले से कुछ झुका हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ टायर इधर का उठता, इधर वाला उठता तो गाड़ी अपने आप पलट जाती। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी उठता है पहिया जो हमारा, वह किधर वाला उठता है, ये वाला उठता है, इधर झुका होता है। तो कहने का मतलब जिधर झुका रहता है उधर का पहिया कुछ उठता है, ठीक है, जब हम लोग मोड़ पर मुड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हम लोग जो है प्राकृतिक घटनाओं में वृत्ति गति, परमाणु में वृत्ति गति, किसी गाड़ी का या किसी भी चीज़ का मोड़ पर मुड़ना, मोड़ पर जब मुड़ेगा तो वहाँ पे क्या काम करेगा, वृत्ति अभिकेंद्र बल काम करता है। क्या काम करता है, अभिकेंद्र बल काम करता है। अच्छा, कोई हम लोग डोरी है, डोरी में पिंड बांध करके उसको क्या करें, हम लोग क्षैतिज वृत्त में घुमाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, कोई डोरी को बांध करके, ठीक है, डोरी को क्या कर ले, डोरी को बांध करके उसे क्षैतिज वृत्त में जब घुमाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा क्या करता है, क्या करता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है, ठीक ना। क्या करता है, अभिकेंद्र बल काम करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे सब क्या है, अभिकेंद्र बल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, जो केंद्र की ओर को लगता है, केंद्र की ओर को लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, mv²/r या mr²। इसके एग्जाम्पल हमने बता दिया, प्राकृतिक घटनाओं में वृत्ति गति, परमाणु में वृत्ति गति, सड़क पर मोड़ जो होता है वहाँ पे हमारा वृत्ति गति काम, सड़क पर मोड़ जो होता है वहाँ पर जो मोड़ होता है वहाँ पे भी अभिकेंद्र बल हमारा मिलता है। उसके साथ साथ हमने बता दिया कि कोई पिंड है, उस पिंड को जो है किसी रस्सी से या डोरी से बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाएं या ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएं, वहाँ भी हमारा क्या करता है, अभिकेंद्र बल काम करता है, ठीक है। जितनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसी के मिलता जुलता एक और है, उसे बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो इसको भी इसी में समेट देते हैं, ठीक ना। चलो भाई, अब हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल। तो अपकेंद्र बल हमने क्या बताया भाई, वह जो है अभिकेंद्र बल की तरह ही होता है, लेकिन उसमें अंतर है। ये भाई ये हमारा जो अभी मतलब की ओर, अप मतलब भाई दूसरा, मतलब दूर, अप मतलब समझो कि दूर, ठीक ना। कहने का मतलब है अभिकेंद्र बल किधर लगता था, केंद्र की ओर लगता था। जो अपकेंद्र बल होगा वह केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अपकेंद्र बल बोलते हैं, अपकेंद्र बल, ठीक है। उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो पिंड पर केंद्र से बाहर की ओर को लगने वाले आभासी बल को, ठीक ना, आभासी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई पिंड या वृत्तीय गति करते किसी पिंड पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले आभासी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। और इसे हम लोग छदम बल भी कहते हैं,
ठीक ना। अब केंद्र बल को हम लोग क्या कहते हैं, छदम बल भी कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल समझते भाई, इसका एग्जाम्पल देखो भाई, उदाहरण के रूप में समझते हैं। ठीक है, किसका उदाहरण, अब केंद्र बल का उदाहरण। अब केंद्र बल का उदाहरण समझते हैं भाई। आप लोग जो होता है कपड़े धोने वाली मशीन, देखे ना, वॉशिंग मशीन में, ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो है, अगर जो लोग भाई देखे होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं देखे कोई बात नहीं। यहाँ पे समझो कोई मोटर लगा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। यहाँ पे बढ़िया से आप लोग भाई सरफ वर्फ डाल दिए हो, कपड़ा डाल दिए हो, ठीक है, कपड़ा वपड़ा डाल दिए हो, ठीक है, कपड़ा वपड़ा जब डाल देते हो तो यहाँ पे इसके किनारों पर ये कुछ हल्का हल्का सा नुकीला नुकीला सा बना रहता है। इतना नुकीला नहीं बना रहता कि आपका कपड़ा फट जाए, ठीक ना, नुकीला नुकीला सा बना रहता है। जो देखो भाई, अब यहाँ पे मोटर से यहाँ पे पानी जाता है, मतलब जो घुमाता है, मोटर चलता है, जब मोटर बहुत तेज़ी से घूमेगा, ठीक ना, मोटर क्या करेगा, बहुत तेज़ी से घूमेगा, तो इन सब कपड़ों पर बाहर की ओर बल लगता है। मतलब ये कपड़े उछल के इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये कपड़ों पर क्या होता है, बाहर की ओर बल लगता है। जब मोटर चलेगा बहुत तेज़ी से गन 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 नाचेगा, ठीक है, जब नाचेगा तो ये कपड़े क्या होंगे, बहुत तेज़ी से जो है इसकी जो यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है, नुकीला नुकीला टाइप सा, इस पर क्या होते हैं, बार बार टकराते हैं, बार बार टकराते हैं। तो इसी से धीरे धीरे जो है इनके जो कपड़े गंदे रहते हैं वह धीरे धीरे साफ होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कपड़े रहते हैं उस कपड़े पर क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर को बल लगता है। वही बल क्या आता है यहाँ पे, अप केंद्र बल होता है। तो केंद्र से बाहर को लगने वाला बल क्या होता है, अप केंद्र बल होता है। अब इस सब वॉशिंग मशीन में भाई आप लोग जो कपड़ा 3 दिन 4 दिन पहन कर जाके धोए ना, तो इसमें साफ़ नहीं होगा, मतलब कलर वॉलर बढ़िया से साफ़ नहीं होता है। बस इसमें क्या होगा, जो आप आज पहने उसको कल ही धोइए, ठीक है। हालांकि वो सब कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो यह मतलब कहने का मतलब कम जो कपड़े गंदे रहते हैं उसी को आप वॉशिंग मशीन में बढ़िया से धो सकते हैं। बाकी सोचो 4-5 दिन पहन लिए तब जाके वॉशिंग मशीन में धोएं तो बढ़िया साफ़ होने वाला नहीं है। वैसे हाथ से खूब रगड़ करके जो धोते हैं ना वो बढ़िया साफ़ होता है। तो वॉशिंग मशीन में जो है काला साला जो बढ़िया से साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा बताने का मकसद यहाँ पर है कि वॉशिंग मशीन में आपका क्या लगता है, जो कपड़े होते हैं कपड़े पर अप केंद्र बल लगता है। और भी समझ सकते हैं भाई, बहुत से लोग आप लोग गांव घर में देखे होंगे कि आप लोग का जो एक छाछ यानी मट्ठा, ये दही से हम लोग क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं ना, तो वहाँ पे एक होता है घुमाने वाला, ऐसे से कुछ घुमाते हैं उसको, ठीक है, ऐसे से घुमाते हैं। तो ऐसे जब घुमाते हैं दही में बहुत देर तक, जब कुछ देर तक घुमाते हैं, जो उसके घी होते हैं दही में बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, जो घी होता है वह क्या होता है, धीरे धीरे वह किनारों पर चिपकने लगता है। मतलब बीच में घुमा रहे हैं लेकिन बीच में घुमाने पर जो घी होता है वह क्या होता है, किनारों पर चिपकने लगता है। कहाँ पर, किनारों पर चिपकने लगता है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो ये सब हमारे क्या है, अब केंद्र बल के उदाहरण हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि अब केंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, ठीक है, स्पर्श रेखित त्वरण क्या होता है, इनके बीच संबंध कैसे कैसे निकाला गया है, ठीक है। तो अब आज की वीडियो को रखते हैं यहीं पर, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अभिकेंद्र बल के और कुछ ऐसे उदाहरण जिसका हमारे बुक में डेरिवेशन है, ठीक है। तो डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय भाई। मस्त होकर के पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से करते रहें, बढ़िया सा नोट्स बनाते रहें। चलिए भाई।